होता है अपना लीगली एक्सेप्टेड मनी और एक होता है कि मतलब इट्स बेसिकली दैट इट्स नॉट लीगल टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ मनी। बट सर जैसे अगर कैश के अंदर होता है कि इसमें अनलिमिटेड मनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कॉइन्स के ऊपर 1000 की लिमिट है। बट सर कैश के अंदर भी तो सिर्फ 10,000 तक की लिमिट है आरबीआई की तरफ से। 10,000 के जितने भी ऊपर के ट्रांजैक्शन है, अगर इंसान चाहे तो उसको लीगली ये राइट है कि वो मना कर सकता है 10,000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन को बैंक के थ्रू करवाना चाहिए। सर ये अनलिमिटेड थोड़ी ना हो, इसमें 10,000 का तो थ्रेशोल्ड हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पर्पस ये है कि आप म्यूचुअल एक्सचेंज के अंदर, जब मैं बात कर रहा हूँ कि अनलिमिटेड, मतलब हमारे फ्लो में, इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेट कर रहा है, मेरा मतलब उस चीज से था कि गवर्नमेंट ने हार्ड करेंसी कितनी प्रिंट की हुई है, जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। आजकल तो फिएट क्रिप्टो की बात चल रही है ना, इवन चाइना इज ट्राइंग टू प्रिंट अ क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी विच इज फिएट गवर्नमेंट की। तो फिएट का मतलब, फिएट करेंसी होती है जो गवर्नमेंट छापती है, नोट छापती है, और जिसपे गवर्नमेंट की अपनी स्टैंपिंग होती है वहाँ के सेंट्रल बैंक की, दैट इज द फिएट करेंसी। तो दैट फिएट करेंसी सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी, और उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितना प्रिंट किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि हम, गवर्नमेंट ने इलीगल किया हुआ है कि आप कैश नहीं दे सकते, आप चेक से दे सकते हैं। इवन आप अगर इफ यू रिमेंबर, तो मैंने कहा था बैंक, वो उसके अंदर क्या कहते हैं, मनी फ्लो के अंदर दो चीज आती है, करेंसी एवं बैंक डिपॉजिट्स। आप अगर बैंक के थ्रू भी दे रहे हैं तो चेक से अगर दे रहे हैं, तो चेक से दे रहे हैं तो जो बैंक में आपका पैसा है वो दे रहे हैं, तो इवन बैंक डिपॉजिट इज इंक्लूडेड इन दैट। तो आपका हार्ड करेंसी आता है जो हमारी आपकी जेब में है, और इवन जो बैंक में डिपॉजिट है इसलिए चेकेबल डिपॉजिट, जो हम जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं, जब हम चाहे एटीएम से निकाल सकते हैं, चेक से दे सकते हैं, वो भी हमारा मनी फ्लो में आता है। तो जो हार्ड करेंसी हमारे पास में है, या जो पैसा बैंक के रिजर्व में कैश पड़ा हुआ है बैंकों में, वो तो गवर्नमेंट ने छापा है, लेकिन उस पैसे को मनी क्रिएशन से कमर्शियल बैंक्स ने मल्टीप्लाई करके बैंक डिपॉजिट में कर दिया। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 1000 रुपए के नोट छापे हैं, 1000 रुपए के नोट में 600 रुपए के नोट लोगों के पास में, 400 रुपए बैंकों में जमा है लोगों के। अब वो बैंकों में जो 400 जमा है, बैंक उसको लोन दे देकर उसको मनी क्रिएशन करके वो 400 का 4000 कर दिया। तो मनी मनी जो है इकोनॉमी के अंदर 4000 वो 1000 ये, मतलब 5000 के आसपास मनी मार्केट के अंदर घूम रहा है। तो बैंकों में जो पैसा है वो भी मनी फ्लो में आ रहा है, और जो हार्ड करेंसी है वो भी मनी फ्लो में आ रही है। ओनली थिंग इज कि आप कैश नहीं ले सकते, आपको चेक से लेना है 10,000 से ज्यादा का पेमेंट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अदरवाइज लोग दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पे ले रहे हैं। आप मत दिखाइए बैंक में, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बुक्स में शो करते हैं जब आप ज्यादा, तो ठीक है, बाकी अदरवाइज तो कैश में दिखा देते, 2 बार में दिखा देते हैं लोग। 15,000 दिया तो 2 बार में 7,000 8,000 दिखा दीजिए, तो दैट इज देयर। बट यहाँ पे जो मेरा मतलब था कि करेंसी जो प्रिंटिंग की है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, उससे मेरा मतलब है ना, दैट वाज वन थिंग। ठीक है, ओके एनीथिंग सर। एल्स? हाँ, इज फाइन। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और को कुछ पूछना है अभी के लिए? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा अनयूजुअल होगा, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे देखते हैं, है ना, सबके सब बैठे रहते हैं क्लास के अंदर बंद करके, ना आवाज आ रही होती, ना कुछ और आता है, ना शक्ल दिख रही होती, ना आवाज आ रही थी, पूछते रहो तो ना मालूम पड़ता है, तो आपके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन आप उसमें वो मत कीजिए, है ना। लोग आते जाते रहेंगे, है ना, ये मेरा गेट है यहाँ पे जिसके साइड में बैठा हूँ, तो कोई आएगा जाएगा, बट इट इज नॉर्मल, घर के अंदर आना जाना लगा रहता है, कोई आते जाते रहेंगे, लोग आएंगे, वो घर है। तो दैट इज नथिंग वेरी unusual in it, so you need not to be very uncomfortable about it, but get used to this so that we are in the class. ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ and I am going further with this. Now let us see. ठीक है, अब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम क्लास में हैं। ठीक है, और आपको भी ऐसा लगेगा, हिमांशु को बेचैनी नहीं होगी कि सर वो ऑफलाइन ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको अब लगेगा कि हाँ, ही इज सिटिंग इन एन ऑफलाइन क्लास। Now we have to calculate, अब हमें we have to start with calculating the national income of a country. अभी तक मैं आपसे क्या बात कर रहा था? अभी तक मैं आपसे ये बात कर रहा था कि मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, सर्कुलर फ्लो बताया। अब मैं एग्जैक्टली आ रहा हूँ तो कैलकुलेट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। दीप्ति, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नॉट डोमेस्टिक इनकम, और हम उसके अंदर आ रहे हैं, है ना, नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं।
नाउ पहले तो सबसे पहले अगर आपको किसी कंट्री की नेशनल इनकम को डिसाइड करना है तो आपको डिसाइड करना है आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, यू आर टॉकिंग अबाउट यूके, और यू आर टॉकिंग अबाउट चाइना, और वट एवर, जर्मनी या और यूएसए, आप जिस कंट्री की बात करें पहले आपको कंट्री डिसाइड करनी होती है कि आप मैप में देखें तो आप किस कंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम कंट्री की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ बाउंड्री, तो कंट्री कहाँ है, तो हमारा मतलब ये होता है वी आर नॉर्मली रेफरिंग टू दी पॉलिटिकल बाउंड्री और ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। हम उस टेरिटरी की या ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर एज कंट्री। हम जब कंट्री बोलते हैं ना तो वी आर रेफरिंग टू अ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑन द मैप और ऑन द ग्लोब, हम उसको कंट्री बोलते हैं, ठीक है, दैट इज दैट। सो दिस इज व्हाट वी हैव, बट देन कंट्रीज आर नोन बाय देयर। अब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थ्रू द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। बट व्हाट हैपेंस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी टर्म यूज नहीं करते, हम टर्म जो यूज करते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड एज domestic territory या economic territory. This is a term we use in national income. That means when we come to national income, we are not referring to geographical territory. आप लिखिए इसको कि हम geographical territory को नहीं रेफर करते। Geographical territory is slightly different concept. When we talk of national income, we are referring to domestic territory. Now the question might come to your mind कि what is the difference between geographical territory and domestic territory? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between the two? What is geographical territory and what is domestic territory? तो अब पहले तो आपको ये समझना है कि domestic territory and geographical territory are not the same terms. They are different. There is a difference between geographical territory and domestic territory. Now the question is, what is the difference? हम domestic territory किसको कह रहे हैं, हम geographical territory किसको कह रहे हैं? Now to understand this, इसके लिए आपको देखना है, पहली बात ये समझना है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी का टर्म है दैट इज अ वाइडर टर्म। द डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वाइडर टर्म, ये बड़ा टर्म होता है, एंड ज्योग्राफिकल टेरिटरी इज अ नैरो टर्म। पहले तो आपको ये समझना है, जब हम ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं तो ये नैरो टर्म होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ मच वाइडर टर्म। ये दैट इज शुड बी वेरी क्लियर। कहीं कोई डाउट आए तो पूछिए आप मेरे से बीच में, इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड डू आस्क। अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी देखते हैं। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? यूनाइटेड नेशंस कहते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, नेशनल इनकम में दोनों का मतलब एक होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट within which persons, goods and कैपिटलिस्ट सर्कुलेट फ्रीली। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा? इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, लेकिन विद इन विच, जिसके अंदर लोग, ऐसी टेरिटरी, ऐसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसके अंदर लोग या पर्संस, गुड्स और कैपिटल आपस में फ्रीली, जैसे इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया की वो टेरिटरी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बड़ी या छोटी हो सकती है, जहां पे लोग और गुड्स और कैपिटल आराम से सर्कुलेट हो सकती है ना, गुड, कैपिटल और पर्संस आराम से सर्कुलेट हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी रेफर एज द इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? विल सी दिस फर्दर। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी निकालनी है, इकोनॉमिक टेरिटरी निकालनी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ज्योग्राफिकल टेरिटरी से स्टार्ट करूंगा। पहले मैं देखूंगा ठीक है ये इंडिया, ये बाउंड्री है, ये तो इसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, आई विल टेक दिस टेरिटरी फर्स्ट। अब इसमें मुझे कुछ चीजें प्लस माइनस करनी होती है। वो क्या क्या चीजें प्लस माइनस करनी होती है? इसके अंदर जब हम पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं तो पहले तो हमने ले लिया पॉलिटिकल फ्रंटियर, बाउंड्री ले ली, उसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी ले ली। अब इसमें हम क्या प्लस माइनस क्या क्या करेंगे वो हम देखते चलते हैं। इसके अंदर टेरिटोरियल वाटर इन द इंटरनेशनल लॉ, that area of the sea immediately adjacent to the shores of the state are subject to the territorial jurisdiction of that state। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करता हूं तो इंडिया का ये पॉलिटिकल बाउंड्री के पास ये जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है, समुद्री एरिया,
है ना, कोई विदेशी जहाज यहाँ पर नहीं आ सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और अगर कोई आता है तो इंडिया की गवर्नमेंट उसको रोक सकती है, पकड़ सकती है और उसको अरेस्ट कर। जैसे क्या होता है, कई बार आप न्यूज में पढ़ते होंगे, अभी हम देखते हैं, उस चीज को भी कवर करेंगे। तो पहली चीज, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो हो गई, उसके साथ साथ ये समुद्र का जो एरिया है जो इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। कई बार हम जब मैप बनाते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी बनाते हैं, तो उसके अंदर इसको नहीं दिखाते इस पानी, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। हमारे फिशरमैन यहाँ जाके फिशिंग कर सकते हैं, वो लोग इस एरिया से भी पैसा कमाते हैं। पीपल अर्न फ्रॉम दिस वाटर, जो कोस्टल एरिया हमारा, वहां से वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, अभी जैसे वो तूफान जो आ रहा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो तूफान कहाँ कहाँ जा रहा है उस चीज को, एंड इट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय। तो पहली चीज हमको ये समझना है कि जो टेरिटोरियल वाटर्स उसके अंदर आते हैं, और टेरिटोरियल वाटर्स क्या, इन इंटरनेशनल लॉ वो टेरिटोरियल वाटर्स वो होते हैं दैट एरिया ऑफ द सी इमीडिएटली एडजेसेंट टू द शोर्स, हमारे समुद्र से लगा हुआ है, ऑफ स्टेट, शोर्स ऑफ द स्टेट, उस कंट्री, एंड वो हमारी ही जुरिस्डिक्शन में आता है, हमारा उस पर कंट्रोल है, हमारे उसके ऊपर अधिकार है। ठीक है, दैट इज टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के हम टेरिटोरियल वाटर्स की हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो टेरिटोरियल वाटर्स, ये जो हमारा समुद्री एरिया यहाँ जो दिखाया गया, पाक स्ट्रेट इज द नैरो स्ट्रेच ऑफ सी दैट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। यहाँ ये पाक स्ट्रेट इन द पाक बे रीजन ऑफ द इंडियन ओशन जो है, द स्ट्रेट इज जस्ट 53 to 80 किलोमीटर। ये आपके लिए मैंने ज्योग्राफिकली ऐड कर दिया, ये आपको उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स के। The strait is just 53 to 80 kilometers wide. ये पाक स्ट्रेट जो है 80 to 50 किलोमीटर 53 to 80 kilometers है। Fishermen on both sides of the waters often find themselves to have landed in neighbors' territory and gets languished in jails। होता क्या है कि ये जो एरिया है ये बहुत पतला है, तो इंडिया के कुछ फिशरमैन फिशिंग करते करते इस एरिया में चले, हमारी टेरिटरी यहाँ खत्म हो जाती है। ये जो रेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे हमारी टेरिटरी खत्म होती है, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे खत्म हो रही होती है हमारी टेरिटरी। मैं एक बार वो लाइन बड़ी ब्रॉड कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हमारे फिशरमैन फिशिंग करते करते अपना जहाज या तो जानबूझ के लालच में कि वहां मछली अच्छी आ रही है तो वहां घुस जाएंगे दूसरे के एरिया में, और या फिर वो गलती से, पानी में कोई दीवार तो होती नहीं, गलती से क्रॉस कर जाते हैं, या श्रीलंका के लोग भी हमारी टेरिटरी में आ जाते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे जो कोस्टल गार्ड्स हैं वो श्रीलंकन फिशरमैन को पकड़ लेते हैं, और हमारे जब वहां जाते हैं तो श्रीलंका वाले हमारे फिशरमैन को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा अक्सर न्यूज के अंदर आता है कि आज 100 मतलब ये नहीं कि 2 4 5 10 सैकड़ों की संख्या में, है ना, दसियों के टेंस की संख्या में पकड़े जाते हैं। और न्यूज में कई बार ऐसा आता है, अब जैसे as many as 54 इंडियन फिशरमैन हैव बीन अरेस्टेड बाय श्रीलंकन नेवी फॉर, ये एक न्यूज एक पर्टिकुलर टाइम पर थी। इसी ढंग से इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है रेगुलरली अरेस्ट, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर भी ऐसा अक्सर होता है कि हमारी टेरिटरी से यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे फिशरमैन जो है यहाँ फिशिंग करते करते आ जाते हैं, और वो फिशिंग पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड्स पकड़ लेते हैं, वो लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पकड़े जाते हैं। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि जो वाटर की बाउंड्री है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट की है, हर कंट्री का इस पे अधिकार होता है, और कोई दूसरे कंट्री के सिटीजन उसके अंदर एंटर होते हैं, तो जैसे हमारे पाकिस्तान से कोई हमारी बॉर्डर में आ जाए तो हमारी इंडियन पुलिस उसको, हमारी जो कोस्ट वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, उसको अरेस्ट कर लेगी। हमारे यहाँ से वहां चले जाए तो ये लैंड पे हो रहा है, तो ऐसा पानी में भी होता है, वाटर में भी होता है ऐसा, सी एरिया में, कि हमारी टेरिटरी कोई दूसरे चला जाता है तो वहां से आता है तो हम उसको एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इट इज वेरी नेचुरल, है ना, ये होती रहती चीजें और अक्सर होती रहती है। और इसमें अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, अगर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिलेशंस अच्छे नहीं है तो दिक्कत आती है, जो पकड़े जाते हैं उनको छोड़ते नहीं, सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इतने खराब नहीं है रिलेशंस, अच्छे हैं, तो श्रीलंका वाले थोड़े टाइम बाद 100-200 फिशरमैन को छोड़ देते हैं,
हम लोग उनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। बट इट डज नॉट हैपन दैट इजीली विद पाकिस्तान। तो पहली चीज आपको समझना है कि जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अलावा जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है वो भी हमारी टेरिटरी में आए। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो आपके दिमाग में आ रहे हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये हमारी बाउंड्रीज जो है तो ये बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होती हैं, और ये सब चीजें जो है इसके अंदर किसी के साथ भी अगर वो टेरिटोरियल क्रॉस होता है तो आप एक दूसरे से उसको मतलब एवरीबडी लाइक्स टू प्रोटेक्ट दीज टेरिटोरियल वाटर को उसी ढंग से वो प्रोटेक्ट करते हैं जैसे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। हम भी जैसे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम हमारी बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होगी, है ना। आई थिंक इसका कुछ नॉटिकल माइल्स है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ये जो होता है, सॉरी हाउ मच, 12। अच्छा ठीक है, अब सार्थक का कहना है 12 नॉटिकल माइल्स है। आई एम नॉट श्योर, मुझे बिल्कुल मिस हो रहा है फिगर। ये नॉटिकल माइल्स होता है कितने नॉटिकल माइल तक हमारी वो बाउंड्री होती है, ठीक है। तो उस बाउंड्री में वो भी हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। तो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ये भी हम टेरिटोरियल वाटर्स भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहां पे भी लोग उसी ढंग से जी रहे हैं, काम कर रहे हैं जैसा कि पॉलिटिकल बाउंड्री में कर। दिस इज वन थिंग। सर हाँ सर, अभी थोड़े टाइम पहले कुछ एलिगेशंस थे एक बार तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? तो थोड़े टाइम पहले इंडिया पे एलिगेशंस थे कि उन लोगों ने इंटरनेशनल वाटर के अंदर एक सेकंड हाँ फिर से बोलो। सर थोड़े टाइम पहले एलिगेशंस थे इंडिया पर कि हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स में जाके अपना गार्बेज डंप कर रहे हैं, हाँ जिसका काफ़ी ज़्यादा इशू एस्केलेट हुआ था। तो सर बेसिकली अगर वो करेंगे तो उन लोगों ने इकोनॉमिकल रीजन की वजह से करा था, बिकॉज इंडिया हैज़ अ हैबिट कि वो आउटर कंट्रीज से वेस्ट इंपोर्ट करते हैं और बदले में उनसे मनी एक्सचेंज करते हैं। तो सर फिर वो कैसे, वो सही है, गलत है, वो क्या है वो? नहीं, हम अगर किसी इंटरनेशनल, अच्छा ये क्या होता है, एक चीज और जो बात कही है हिमांशु, वो ये कह रहा है हमारी टेरिटरी मान लीजिए यहाँ तक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा कंट्री नहीं है तो ये कुछ एरिया नॉटिकल माइल्स फिक्स है, उससे ज्यादा तो है नहीं। उसके बाद का एरिया जो है वो इंटरनेशनल टेरिटरी का है। ऐसा नहीं कि समुद्र जितना भी वर्ल्ड ओवर है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड में किसी न किसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में, ऐसा नहीं। देयर इज सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब, कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि किसी की कंट्री की भी टेरिटरी में नहीं आता है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल टेरिटरी, इंटरनेशनल वाटर। जैसे हाँ यहाँ पे इफ आई फाइंड दिस हियर, तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा होगा, ऐसा है जैसे हमारे कंट्री के आसपास का एरिया तो हमने काउंट कर लिया, ये भी अपना काउंट कर लेंगे सब अपना, लेकिन देयर वुड बी सम एरिया व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल टेरिटरी। ये किसी भी कंट्री पे इसका कंट्रोल नहीं। तो इंडिया ने जो ये कह रहा है वो ऐसा है कि किसी की टेरिटरी में जाके नहीं, इंटरनेशनल टेरिटरी में जाके उसको डंप किया, बट अल्टीमेटली उसका डिस्पोजल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम कहीं पे जाके भी सी वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं या उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि ओशन आल्सो हैव अ लाइफ, सी की लाइफ होती है वहां पे अंदर जो है, समुद्र के नीचे जो फिश हैं और जो दूसरे ऑल द अदर पार्ट ऑफ द देयर इज अ लाइफ अंडर द सी। तो वो अगर डिस्ट्रॉय होती है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर थिंग्स आल्सो। जैसे समुद्र स्काई में जाकर कोई कुछ करता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट अदर्स। सो इस पे एक इशू हो सकता है, आया है वो पॉइंट जो तुम कह रहे हो, बट अब वो किसका सही है क्या नहीं है उसके अंदर आई नीड टू गो इनटू ग्रेटर डिटेल अबाउट इट, बट डेफिनेटली हम वी आर नॉट एट लिबर्टी, है ना, वी आर नॉट एट लिबर्टी टू डू व्हाटएवर वी विश, है ना। जैसे एक अब जैसे ये जो पॉइंट है ये बड़ा अलग सा पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए मेरा बर्थडे है ना, मेरा कुछ बर्थडे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कोई फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार बर्थडे में, तो बर्थडे है तो मैं क्या करता हूँ अपने टेरेस पे मैंने जो है ना खूब डीजे वीजे लगा के खूब चालू हो गया, बर्थडे है भाई मेरा, पैसा थोड़ी, तो मैंने बुलाया डीजे और पैसा मेरा, बर्थडे मेरा, छत मेरी, एवरीथिंग, टेरेस एंड एवरीथिंग इज माइन। एंड देन बट अदर्स नेबर्स में जो दूसरे लोग हैं वो सब परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि दे हैव अ राइट टू कंप्लेन
तो मैं ये नहीं कह सकता कि इट इज माई राइट, आई कैन डू वॉट एवर आई विश बिकॉज इट इज माई मनी, इट्स माई बर्थडे, आई एम फ्री टू डू इट। तो हर चीज में, सिविल सोसाइटी में देयर इज अ लिमिट टू योर फ्रीडम। आपकी फ्रीडम कितनी है उसकी एक लिमिट होती है। यू डोंट हैव अनकंट्रोल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। तो आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप कुछ भी कैसे भी गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि यू आर फ्री दैट इट इज योर व्हीकल एंड व्हाट। नो, यू आर सर्टेन रूल्स बिकॉज व्हेन अदर्स आर आल्सो देयर यू आर सपोज्ड टू फॉलो। तो ये भी कुछ ऐसी ही बात है कि अगर इंडिया के पास में वो गार्बेज था और इंडिया ने उसको डिस्ट्रॉय किया इंटरनेशनल टेरिटरी में, तो वी हैव टू सी कि व्हाट लेड टू दैट एंड इंडिया ने क्यों किया उसकी मुझे पूरी डिटेल नहीं मालूम है। बट देन means if there is some objection, so we have to see what is the reason why they have the objection, and if the India has done it, तो why India did it, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। बट ठीक है, किसी की और की टेरिटरी में जाके इंटरनेशनल में डिस्ट्रॉय किया है, बट फिर भी देखना तो उसको पड़ेगा कि क्या रीजन है। मुझे थोड़ा सा उसकी डिटेल निकालनी पड़ेगी। तो वन इज द पॉलिटिकल फ्रंटियर, देन वी हैव टेरिटोरियल वाटर। जब टेरिटोरियल वाटर की बात करते हैं तो इसके अंदर सी बेड भी आता है, सब सॉइल भी आता है। सी बेड एंड सब सॉइल मतलब समुद्र के नीचे, समुद्र के जो सब सॉइल है उसके अंदर जो गहराई में है वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर आ गया। अगर इस टेरिटरी के अंदर हमें कोई खजाना मिलता है वो खजाना भी हमारी ही उसका हिस्सा है। आप ये ध्यान रखिए, ठीक है, हमारी टेरिटरी का हिस्सा हमारा है। दूसरी चीज जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, नेक्स्ट थिंग इज दैट इज एयर स्पेस। ये आप न्यूज अक्सर पढ़ते होंगे कि हमारे ऊपर से, हमारे देश के ऊपर से किसी दूसरी कंट्री का जहाज बिना इंडिया की परमिशन के नहीं क्रॉस हो सकता। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, कई बार हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा झगड़ा चलता रहता है, और मान लीजिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को या किसी लीडर को यूरोप जाना होता है या अमेरिका जाना होता है, तो पाकिस्तान से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि वी विल हैव टू क्रॉस योर एयर स्पेस। और पहले हुआ है कि पाकिस्तान कई बार परमिशन देता है और कभी कभी पाकिस्तान मना कर देता है, तो वन हैज टू टेक अ लॉन्गर रूट टू गो देयर, तो इट मे टेक 4-5 आवर्स मोर देन व्हाट अदरवाइज वुड हैव टेकन। अभी काफी टाइम से, मुझे वो डेट तो याद नहीं आ रही है, लास्ट ईयर से बिफोर लास्ट ईयर होगा, 1.5-2 साल हो गए होंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी टाइम तक एयर रिस्ट्रिक्शन रहा। ना इंडिया के कोई जहाज पाकिस्तान के ऊपर से जा सक रहे थे, ना पाकिस्तान के कोई जहाज इंडिया। तो अगर पाकिस्तान से किसी को इंडोनेशिया जाना है ना, मलेशिया जाना है, साउथ ईस्ट एशिया में आना है, तो उनको घूम के आना पड़ा। तो जो लोग एयर ट्रेवल कर रहे थे, ये सभी के लिए था, मतलब एनी फ्लाइट, तो जो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स भी थे उनको भी घूम के आना पड़ा था, तो उनकी फ्लाइट टिकट महंगी पड़ रही थी बिकॉज एयर टाइम ज्यादा हो रहा था, तो ट्रेवल कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। तो इंडिया से भी जिसको है ना यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाना था, या इंडिया से भी जिसको उधर जाना था, यूएस वगैरह जाना था, उसको घूम के जाना पड़ता। तो उस केस में भी हमारे इंडियंस की भी, तो उससे क्या हुआ, एयर इंडिया वगैरह को, इंडियन जो लाइंस जो जिनकी ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, उनको बहुत लॉस हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इवन एयर स्पेस, हमारे ऊपर की हवा जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हमारी, हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे ऊपर की हवा भी है वो हमारी। आप इसके ऊपर भी आप हमारी कंट्री से ऊपर क्रॉस नहीं हो सकते हैं विदाउट अवर परमिशन। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा एयर स्पेस भी आता है, which is not, we don't include that in geographical boundary, but even that is concerned। ठीक है, अब जैसे हाँ ये अब ये मैंने पुराना लगाया था, ये मुझे ईयर लिखना चाहिए था। पाकिस्तान एंड इंडिया क्लोज देयर एयर स्पेसेस टू ईच अदर इन फरवरी इन द आफ्टरमैथ। ये लास्ट ईयर की बात होगी। हाँ, ये लास्ट ईयर सर 2019 में हुआ था। अच्छा, पुलवामा टेरर अटैक हुआ था जहाँ इंडिया के, तो इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में, इंडिया ने बैन लगाया तो पाकिस्तान ने भी बैन लगाया, फरवरी में हुआ था। तो ये लास्ट ईयर की बात है। आई थिंक इलेक्शंस जब थे उसके पहले की बात है, तो हो सकता है सर 19 में हुआ था जब हमारे समर्स थे मई में। बिल्कुल, आई थिंक मई से जून तक पीरियड एब्सोल्युटली। सर फरवरी के बाद में हुआ था ना कि पुलवामा अटैक, जब अपन को 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं, उसके बाद ये आप यहाँ पे जब हमारे कंट्री के ऊपर से कोई भी अगर वो फ्लाइट्स जा रही है एक दूसरे से, तो दे हैव टू हैव द परमिशन, उनको परमिशन की जरूरत होती है। यू कैन नॉट फ्लाई इट अनरिस्ट्रिक्टेड।
ठीक है, वो जा नहीं सकती हैं। तो ये हमारा ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी हमारी है। तो हम कहते हैं मिट्टी भी हमारी है और हवा भी हमारी है, ठीक है। The basic principle of international air laws is that every state has complete and exclusive sovereignty over airspace above its territory, including its territorial sea. जो टेरिटोरियल सी है उसके साथ साथ हमारे ऊपर की एयर स्पेस पे भी हमारा कंट्रोल है, ठीक है। दैट इज फाइन। तो दिस इज मूविंग फर्दर। तो अब मैं कह सकता हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आ गई हैं। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, एयर स्पेस, ये तीन चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी। अब और क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, आगे चलते। अब हमारी कंट्रीज में क्या होता है कि हमारी कंट्री में कई सारे दूसरे कंट्रीज की, इंटरनेशनल कंट्रीज की कुछ एम्बेसीज होती हैं, कुछ उनके ऑफिसेज होते हैं, कुछ उनकी कॉन्सुलेट्स होते हैं, लाइक दैट, है ना, हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे। तो आपको जैसे मैं एक न्यूज देता हूँ कि आपने उसका नाम सुना, मैंने आगे शायद स्लाइड में दिया होगा। जैसे हमारे यहाँ से इंडिया में, अगर कभी इंडिया में मान लीजिए जो दिल्ली के अंदर किसी एक कंट्री की एम्बेसी है, उस एम्बेसी में कुछ होता है तो हम उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में कुछ ऐसा हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को उससे प्रॉब्लम है, बट इंडियन पुलिस कैन नॉट एंटर दैट ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, नहीं एंटर हो सकती। इंडिया की पुलिस को, इंडियन फोर्सेस को ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इवन दो वो इंडिया में ही है, दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, उसी के अंदर एंटर होने के लिए जमीन इंडिया की में ही है फिजिकली, बट इट कैन नॉट एंटर देयर। यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। जब वो परमिशन देंगे तब आप एंटर हो सकते हो, नॉट विदाउट दैट। इसी ढंग से हमारी जो एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्री में, वहां पे उनकी पुलिस एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हर एम्बेसी अपने आप में एक एक्सक्लूसिव उस कंट्री का राइट होता है। नॉट ओनली एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वो मानी जाती है। अब जैसे, हाँ, यहाँ मैंने दिया, जूलियन असांजे जो थे, यू मस्ट हैव रेड इट, ही वाज देयर इन लंदन, एक्वाडोर एम्बेसी में बैठता था। तो द पर्सन, ये जूलियन असांजे ने विकीलीक्स बनाया था ना, इसमें इसने कुछ इंफॉर्मेशन लीक की थी और उसके ऊपर था, और लेकिन उन्होंने चार्जेस कुछ उसके ऊपर दूसरे सेक्सुअल असॉल्ट और वो सब लगाए थे, उसके लिए उसको अरेस्ट करना चाहते थे। बट ही वांटेड कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लोगों से छुपा के रखती है, लोगों को कहती कुछ है और उनके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ और, एक्चुअल बात कुछ और होती है। तो उसने ये लिया था, देन ही यूज्ड टू लीक दोज इंफॉर्मेशन। तो ये इसके कई सिंपैथाइजर्स भी हैं वर्ल्ड में जो ये कर रहा है, और जो इसकी, और कुछ गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट भी। तो ये क्या करता था, ही वाज, आई थिंक, ये लंदन इक्वाडोर एम्बेसी में, लंदन में आई थिंक 8 से 10 साल रहा कुछ ऐसा। और ये वहां पर, यहाँ पे उसके इक्वाडोर एम्बेसी के ऐसे बालकनी में खड़ा होता था और प्रेस से बात करता था, और नीचे जो है पुलिस खड़ी रहती थी कि नीचे उतरे और मैं पकड़ लें उसको, यहाँ पुलिस खड़ी रहती थी। बट पुलिस इक्वाडोर एम्बेसी में एंटर नहीं हो सकती। They wanted to arrest Julian Assange, but they could not enter the Ecuador embassy. हाँ, आई थिंक कि जब इसको अरेस्ट किया गया तो इक्वाडोर की गवर्नमेंट ने कहा था कि अब बहुत हो गया, ठीक है, वी विल हैव टू, जूलियन असांजे को अब करना पड़ेगा, इसकी जो बिल्ली है वो हमें बहुत परेशान करती है। तो दैट वाज द रीजन दे टोल्ड, बट देन दे सेड कि नॉट इज इनफ, एंड तो उन्होंने जब परमिशन दी तब उसके बाद जो है यूके की पुलिस एंटर हुई और जूलियन असांजे को फिर उन्होंने अरेस्ट किया उसको। तो कहने का मतलब है कि इतनी स्ट्रिक्टली जो है ये टेरिटरीज प्रोटेक्ट की जाती है। तो दे हैव सच एन सैंक्टिटी इंटरनेशनल लॉ में कि कोई दूसरी गवर्नमेंट उसके अंदर आ नहीं सकती। तो हमारे इंडिया में भी जब ऐसा होता है कि कई बार न्यूज में आता है कि जब हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इंडियन एम्बेसी है और वहां पर जो हमारे एम्बेसी में जो लोग हैं वो जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी से बाहर कहीं जाते हैं तो पाकिस्तान की पुलिस या जो भी है उनका बहुत पीछा करती रहती है।
ठीक है, लेकिन जब एम्बेसी में आ जाते हैं तो ठीक है, कई बार अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं कि आपका 100% जो है जासूसी कर रहा है हमारे कंट्री की, इसको आप हमारे देश से निकालिए। वो कुछ नहीं, एक्शन नहीं ले सकते, वो बस हमारी गवर्नमेंट को कहते हैं कि निकालिए, हमारे देश से इसको ले जाइए। वो कुछ नहीं करते। तो हमारे फिर हम लोग भी कई आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ भी ये 100% ऐसा कर रहा है, आप इसको, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके गवर्नमेंट से कहते हैं दिस पर्सन को आप यहाँ से हटाइए अपने यहाँ से, है ना। बट वी कैन नॉट गो एंड अरेस्ट दैट पर्सन, कभी भी इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। somebody who's in the embassy, आप ये कह सकते हैं कि प्लीज रिमूव दैट पर्सन। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर we'll have to take that। जैसे इक्वाडोर एम्बेसी में जुलियन असांजे was there for I think 8 years or something like that। he was just sitting there and he was living there freely because इक्वाडोर ने उसको वो रिफ्यूजी का स्टेटस दे रखा, ठीक है। और वो देखिए बिल्कुल बालकनी में आके खड़े होकर बात करता था। एंड देन दिस, अब जैसे एक बार इंडिया में अब्दुल बासित जो थे, इट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रीवियस टेन्योर में ही केम टू इंडिया, और उसने इंडिया में आके कश्मीर के कुछ लीडर से वो बात करना चाहता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नो वी कैन नॉट अलाउ यू टू मीट देम। तो ये पाकिस्तान एम्बेसी में गया, और पाकिस्तान एम्बेसी में वो कश्मीरी, ये दिल्ली में की बात है, और वो कश्मीरी लीडर्स आ गए, उनसे मिल लिया इसने। तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। तो ही केम टू इंडिया, वेंट टू पाकिस्तान एम्बेसी, वहां पे उसने पाकिस्तान कमीशन में जाके पाकिस्तान कश्मीर के लीडर से मुलाकात की, एंड इंडियन गवर्नमेंट कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम अगेन ही वांटेड टू कम टू इंडिया। तो उस समय क्या किया इंडिया गवर्नमेंट ने, इन लोगों को जो कश्मीर के कुछ लीडर्स जिनसे मिलना चाहता था, उनको कश्मीर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया, कि उनको निकलने नहीं दिया अपने घरों से। तो देन ऐसा कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में जरा सा थोड़ा सा ही गैप है, कुछ ज्यादा तो टाइम लगता नहीं है। देन ही कैंसिल्ड हिज विजिट टू इंडिया, कि मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को मिलने नहीं देना चाहती। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि ये सब चीजें इंटरनेशनल में होती रहती है। तो अब हम क्या चीज इंक्लूड करते हैं, क्या नहीं करते। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसेस, साइंटिफिक बेसेस एक्सेट्रा of other countries within the political frontier of the country। हमारे देश में जो फॉरेन की एम्बेसीज हैं, उनको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करते। वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। हमारा उनके ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है। और इसी ढंग से हमारी जो टेरिटरीज हैं दूसरे कंट्रीज में जो हमारी टेरिटरीज हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं। मान लीजिए इसी ढंग से हमारे जो ये फॉरेन है, इनको तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसीज हैं, वो हम इंक्लूड करेंगे। तो भले ही आप ये मानिए कि अगर मान लीजिए कोई एक इंडियन है, वो चाइना में इंडियन एम्बेसी में है, काम करता है, तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिया में काम करता है। लीगली वो इंडिया में काम करता है, चाइना में नहीं है, वो इंडिया में ही है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई यूएसए में है तो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में, तो हम ये कहेंगे कि वो इंडिया में ही है, यूएसए में नहीं है, इंडिया में। और अगर कोई यूएस का पर्सन इंडिया में यूएस एम्बेसी में है, तो हम कहेंगे वो तो यूएस में है, इंडिया में नहीं। समथिंग लाइक ऐसा है इसका। तो अब हमने इसके अंदर देख लिया नाउ व्हाट दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस, बट एक्सक्लूड्स एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसेस, साइंटिफिक बेसेस एक्सेट्रा। दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनको एक्सक्लूड करता है, लेकिन इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स जो दूसरे कंट्रीज में, उनको इंक्लूड करता है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस हियर, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो जैसे सपोज कोई इंडियन एम्प्लॉय अगर इन एम्बेसीज में काम कर रहा है, तो उनकी इनकम आएगी क्या? अब ये तो तुमने जो बात कही है, इसीलिए हम नेशनल इनकम में इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए अंश हमारे यहाँ का कोई इंडियन है, और ना मान लीजिए दिल्ली में ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में एक बंदा इंडिया है ना, एक अंश अग्रवाल वहां रहता है, और वो रोज दिन में यूएस एम्बेसी में जाता है और शाम को सोने आ जाता है अपने घर। तो हम ये कहेंगे कि वो रोज सुबह यूएस जाता है और रात को इंडिया आ जाता है, कि गोज टू यूएस एवरी डे एंड ही कम्स बैक इन द नाइट बैक टू इंडिया।
तो हम ये कहेंगे ही इज वर्किंग इन यूएस नॉट इन इंडिया। जब वो दिल्ली से यूएस एक बार झांकने नहीं गया है ना, वहां पे यूएस वो दिल्ली में ही है, बट वो ही इज वर्किंग इन यूएस एम्बेसी, सो हम श्योर उसको ये कहेंगे कि वो यूएस में ही काम कर रहा है। बात समझ में श्योर? हाँ यस सर। क्या क्या समझ में आया तेरे को? अगर कोई बंदा एक दिल्ली में रहता है और वो रोज यूएस एम्बेसी में जाकर जॉब करता है, अपना काम करता है, और रात को वापस अपने घर आ जाता है, तो भी हम ये मानेंगे कि वो यूएस में ही काम करता है दिन में, और वो यूएस जाता है रोज, और रोज वापस यूएस से वापस इंडिया है। क्यों? क्योंकि वो जो यूएस की एम्बेसी है दिल्ली में, वो इट इज अ यूएस टेरिटरी, इट इज नॉट अ इंडियन टेरिटरी। तो हम ये कहेंगे कि वो बंदा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके आ रहा है इंडिया। He is earning or she is earning foreign currency for India. वो foreign currency earn कर रहा है इंडिया की. That is what it will be considered as. Is that okay? Any questions? अच्छा, अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Economic territory or domestic territory is the geographical territory administered by the government within which persons, goods and capital circulate freely है। तो इसके लिए जो मेन टर्म है that is a freedom। आपको इस टेरिटरी में काम करने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। You are free to work in this territory। तो that is the criteria to decide what is domestic territory। और इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या हुआ? इंक्लूड हुआ आपका इसके अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री और टेरिटोरियल वाटर्स। देन यू इंक्लूड इसके अंदर क्या क्या आ गया? जहाज, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल टेरिटरी है, उसके अंदर कोई इंडियन है जिसका जहाज वहां पे चलता है, कोई एक इंडियन है जिसका जहाज इंटरनेशनल टेरिटरी में चलता है, या मान लीजिए कोई इंडियन है उसका जहाज जो है दो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है, जबकि हमारी ना टेरिटरी है वो ना कुछ है, फिर भी वो हमारी टेरिटरी में आएगा। तो ये जो चीजें मैंने बताई उसके साथ साथ क्या क्या चीज इंक्लूड होती है? इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान रेगुलरली पैसेंजर को ला ले जा रही है, वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होगा। अगर कोई इंडियन है जिसका जहाज चल रहा है तो वो हमारी टेरिटरी में होगा। तो जो फिशिंग वेसल्स हैं, जो मछलियां पकड़ने के लिए हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे रेसिडेंट्स इंटरनेशनल टेरिटरी में चला रहे हैं और वो एक्सट्रैक्शन कुछ वो कर रहे हैं और जिसके ऊपर हमारी कंट्री का राइट है, तो वो भी हमारी टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ठीक है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हमारी कंट्री के जो दूसरे कंट्री में हैं वो भी इंक्लूड होंगे। टू इलस्ट्रेट, इंडियन एम्बेसीज इन रशिया, America and other countries will form part of domestic territory of India. Similarly, embassies of other countries like Japan, Russia, America located in India are part of the domestic territories of their own countries. वो जिस country के उस country के कहलाएंगे। इसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा? Territorial enclaves। Territorial enclaves माने बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं। Embassies जो होती है कई छोटी भी होती है, कई बहुत बड़ी होती है। Embassies used administered by foreign government का जिनके ऊपर है चल रहा है वो। International organizations जो हमारी कंट्री में, जैसे इंडिया में IMF का कोई ऑफिस है, मान लीजिए IMF का नहीं है, इंडिया में यूनेस्को का तो है ना, WHO का ऑफिस है, दिल्ली में है ऑफिसेस। तो ये जो ऑफिसेस हैं IMF के, यूनेस्को के, WHO के, ये किसी भी कंट्री की टेरिटरी में नहीं माने जाते। दे आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में है तो भी नहीं माने जाएंगे और किसी दूसरे कंट्री में तो उस कंट्री के भी नहीं माने जाएंगे। इनका कोई कंट्री नहीं होता, यूनेस्को का, IMF का, उनका ओके इनकी कोई टेरिटरी नहीं मानी जाती है ना, इनका कोई कंट्री नहीं माना जाता। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। तो सर ये लोग बेसिकली इंडिया में या तो लैंड को लीज पे लेते होंगे या तो फिर रेंट करते होंगे। अच्छा, हाँ, यू आर राइट, दे मे टेक ऑन लीज और दे मे रेंट और दे मे परचेज आल्सो। बिल्कुल सही। वो जो पे कर रहे हैं अपन को, तो वो किसके अंडर आएगा? या तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आना चाहिए या वो FDI के अंदर आना चाहिए अपन को। कि ये टेक्निकली तो यूएस का पार्ट है ना जो अपने पास में है, सपोजिंगली यूएस। हाँ, हम ये कहेंगे कि जैसे क्या होता है, देखो इस चीज में ऐसा होता है कि कोई फॉरेन कंपनी, मान लीजिए कोका कोला है, कोका कोला इंडिया में प्लांट लगाती है, तो इंडिया में परचेज करती है कोई प्रॉपर्टी,
फैक्ट्री लैंड परचेज करती है, फैक्ट्री डालती है, तो वो फैक्ट्री कोको कोला की कहलाएगी। बट वो जो पैसा देगी वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी हुआ ना, हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना, हम ऐसा बोलेंगे ना उस चीज को। इसी ढंग से अगर कोई फॉरेन की गवर्नमेंट खरीदती है हम वो बोलेंगे, लेकिन कोको कोला जो फैक्ट्री डालेगी उसके अंदर इंडियन पुलिस जा सकती है, उसको वो नहीं करा। लेकिन वहां की गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट कोई चीज खरीदेगी तो दैट विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो चीज ले रही है उसमें उसका राइट है, लेकिन अमेरिकन सिटीजन को यहाँ पे खरीदता है तो ऐसा नहीं कि वहां पे हमारी पुलिस नहीं जा सकती। तो सर मतलब ये बेसिकली ये अमेरिकन गवर्नमेंट के नाम पे इशू होगी, जो भी ये गवर्नमेंट के नाम की प्रॉपर्टीज होती है, दीज प्रॉपर्टीज आर इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इंडिया हमारे कंट्री में क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट की राइट, प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट माना है। जैसे हमारी इंडियन कंपनीज है, BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स हैं वो किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम। सेम वे ये प्रॉपर्टीज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम। इसी ढंग से इंडिया में जो उनकी प्रॉपर्टी है वो वहां के लीडर के, प्रेसिडेंट के नाम पे होगी या प्राइम मिनिस्टर के नाम पे होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो विल कंटिन्यू विद दिस एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इस चीज को करते हैं। सर इकोनॉमिक्स क्लास को फिर 12 पे रख सकते हैं क्या? क्या इकोनॉमिक्स क्लास को 12 पे रख सकते हैं क्या? 12 o'clock आप डाल दीजिए जैसा कन्वीनियंट है। नो सर, इनके स्कूल का 12:35 तक स्कूल है। लोगों के स्कूल जो अलग ही चलता है दुनिया से, पूरी दुनिया एक तरफ, इनका स्कूल एक तरफ है ना, सारे स्कूल बंद है तो इनका स्कूल चालू है।